सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लगभग 22 क्वेश्चन एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भाई का पेपर आज है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब ऑल दी बेस्ट। एंड अगर आप देख रहे हो मतलब ये क्वेश्चन पेपर तो वैसे आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम ही है आज, बट फिर भी अगर इसमें से आप में से कोई भी ऐसा है जो देख रहा है तो उसके लिए ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड यार हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएं। एंड बहुत यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहे थे मुझसे, मतलब बहुत नहीं, एक दो थे ऐसे, वो बोल रहे थे कि ये जो आप क्वेश्चन करा रहे हो काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया है आपके सामने। एंड वहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो है भैया BHU का क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, जो कि इसके कंपेयर में काफ़ी मतलब थोड़ा टफ एग्ज़ाम होता है। तो उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो वो वाला देख लेना। एंड यार LLB वालों के लिए एक बहुत ही मस्त सरप्राइज़ है, उनको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने वाला हूँ, सभी के सभी टोटल, केवल एक जनरल नॉलेज के नहीं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल प्रीवियस ईयर देने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम 6 तारीख को है, तो उसके पहले मैं 4 तारीख को या 5 तारीख को आपको वो PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप अच्छे से देख लेना। लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ये ध्यान देना जरूर, ठीक है। तो यार एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे सामने यह था कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था। इसका आंसर हमने कर लिया था पहले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ से शुरुआत होती है अपनी क्लास। कह रहा है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। फेडरेशन कप जो होता है उसका संबंध किस खेल के साथ है भैया? फुटबॉल से है, हॉकी से है, वॉलीबॉल से, या फिर क्रिकेट से है? देखो जो खेल संबंधी प्रश्न होते हैं वो भी आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें भारत में फेडरेशन कप का संबंध, तो वो भैया फुटबॉल से, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कर देंगे हॉकी या फिर वॉलीबॉल, क्योंकि हॉकी तो राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फेडरेशन जो कप होता है उसका संबंध फुटबॉल से होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज भैया, काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन है। एक तो खेल से संबंधित है, एक तो ज्योग्राफी से, पॉलिटी से है, एंड कुछ हिस्ट्री से भी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट विश्व मतलब भारतीय धरोहर स्थल से भी है, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सभी लोग देखिएगा, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे यहाँ से। विश्व में सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? कच्छ की घाटी, बंगाल की घाटी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है ना फ्रेंड्स, तो विश्व की सबसे बड़ी घाटी है बंगाल की घाटी, जो कि कहाँ पर पड़ती है? भारत के कहाँ पर पड़ती है? दक्षिण मतलब दक्षिण पूर्व में पड़ती है, ठीक है। सपोज दैट ये भारत है, तो यहाँ पर ऐसे पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। वैसे ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र आ जाता है, इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, एंड इसके तरफ ऐसे पूरा ये सब हिंद महासागर का ही हिस्सा होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए क्या? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं LLB का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ आप सभी को, तो बहुत अच्छे से देखना उसको। विश्व का सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है कौन सा है भैया? मरियाना खाई है। पृष्ठ गर्त मतलब होता है, पृष्ठ मतलब होता है सरफेस, एंड गर्त मतलब होता है गड्ढा। तो सपोज दैट ये एक मतलब सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो कितना गड्ढा इसमें हुआ है वही बताना है आप लोगों को कि सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है। तो वो भैया मरियाना खाई, ठीक है। मरियाना खाई ये कहाँ पर है? ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। मरियाना एक आइलैंड है, वहाँ से कुछ दूर पर है, लगभग 140 या फिर 150 माइल्स दूर, ठीक है। अभी माइल्स को आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा। टाइफून कहाँ पर आते हैं? टाइफून एक टाइप होता है चक्रवात का, मतलब चक्रवात, सॉरी फ्रेंड, टाइफून एक टाइप होता है जो हवा चलती है ना, उसका एक टाइप होता है। तो टाइफून अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कहीं कहीं चक्रवात होते हैं, कहीं कहीं टाइफून होते हैं। तो आपको बताना है कि टाइफून कहाँ पर आते हैं, चीन और जापान के सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ बता दीजिएगा भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्वेश्चन ईजी आता है, आप भी बताइए, तो आप आंसर क्यों नहीं बताते भाई? आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी तो बताया करिए, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करें टाइफून कहाँ पर आते हैं, तो चीन और जापान के सागर में टाइफून आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। कह रहा है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है?
इसका मतलब बताना है कि कितने नंबर पर एक हिसाब से आती है ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से भारतीय रेलवे नेटवर्क पूरे विश्व में। 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 1 नंबर पर। तो वैसे तो अगर जनसंख्या दिखे तो जनसंख्या पर दूसरे नंबर पर है, तो रेलवे में भी दूसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय रेलवे आती है चौथे नंबर पर। ये थोड़ी सी सैड बात है फ्रेंड्स, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन तब भी रेलवे अभी चौथे नंबर पर है। हालांकि बस कुछ ही साल में विदिन 5 to 6 ईयर आप देखना ये पायदान खिसक कर दूसरे नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे अभी काफ़ी एडवांस हो रही है भारत की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया ना। प्राइवेटाइजेशन गुड होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यार प्राइवेट, चलो ठीक है उस पर बात ही नहीं करते। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है फ्रेंड्स? यांगटीसी नदी पर, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर, या फिर अमेजन नदी पर, या फिर गंगा डेल्टा पर। अच्छा, मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। अमेजन आप लोग सुने होंगे, या फिर अगर नहीं सुने तो मैं बता दूँ। अमेजन जो होता है वो दक्षिण अमेरिका, देखो अमेरिका जो होता है, नॉर्थ अमेरिका, वो अलग देश होता है। उसमें जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो एक देश है। बहुत लोग सोचते होंगे कि अमेरिका एक देश है। अमेरिका एक देश नहीं है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और 2 कॉन्टिनेंट है, जिसमें लगभग 30 से 35 कंट्री हैं, ठीक है। तो उसमें से एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एंड बहुत सारे जो आपके सामने हैं, मैं बता दूं क्या, लगभग जैसे गुयाना, फ्रेंच गुयाना, बेल्जियम, ये सब जो है ना, ये सब वहीं, पेरू, उरुग्वे, ये सब वहीं है भैया, ठीक है, कनाडा। तो ये सब अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। तो अमेजन जो होती है ना, वो आती है दक्षिण अमेरिका का एक नदी है, जो कि बहुत बड़ी नदी है। वैसे तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, पूरे विश्व की तो सबसे बड़ी नदी नील नदी है। भाई मैंने सबसे लंबी नदी नहीं बोली है, सबसे बड़ी नदी बोली है। बड़ी मतलब होता है कि कितना पानी कैरी कर रहा है, उसका डिस्चार्ज कितना है, ठीक है, क्यों। तो सबसे बड़ी जो नदी है वो है भैया यहाँ पर अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी होती है नील नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। एंड भारत की सबसे लंबी नदी होती है गंगा नदी, क्योंकि यार ये जो ब्रह्मपुत्र होती है, ये इसका बहुत सारा क्षेत्र बाहर भी रहता है, जैसे कि भूटान, चाइना एंड तिब्बत में भी कुछ क्षेत्र रहता है। तो इसलिए इसको हम मान लेते हैं गंगा नदी को, ठीक है। एंड अमेजन नदी जो होती है भैया, ये होती है साउथ अमेरिका की, वैसे तो पूरे विश्व की। एंड यांगटीसी कहाँ को होती है? ये होती है भैया चाइना की। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बनता है? तो इन दोनों के संगम पर बनता है, जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बन जाता है। और वो कहाँ होता है? वो बांग्लादेश के आसपास होता है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर वैसे जैसे ऑप्शन में है केवल एक ही दिया, तो आपको ब्रह्मपुत्र ही करना है, आपको गंगा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि गंगा जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ना कि ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलती है। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताइएगा भाई कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है, पृथ्वी कुछ डिग्री ऐसे टिल्ट है। तो कितनी डिग्री टिल्ट है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो वो झुकी हुई भैया 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री। तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उतनी झुकी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ गए होंगे। एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए एंड इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि अभी नए प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो लगभग 140 के आसपास या 50 के आसपास हैं। तो मैंने आप लोगों को एक फ़ोटो शेयर कर दिया वहाँ पर कि कौन कौन से नए प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं, ताकि अगर आप एडमिशन लो तो आपको जानकारी रहे कि ये प्रोफेसर हैं, इस विभाग के हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी काम पड़े तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी की एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? देखो भाई, इसका जवाब सोच समझ कर देना। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? यहाँ पर फ्रेंड्स ये सेकंड कर लो इसको, एंड इसको, ठीक है, इसको कुछ ना करो। यहाँ पर जो मिनट दिया है इसको सेकंड कर लो, एंड ये जो घंटा दिया है फिर मिनट कर लो। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कितने, मतलब एक दिन में कितने समय में पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, तो वो करती है भैया 23 घंटे 56 मिनट एंड 4.9 सेकंड में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही 4 साल में जाकर एक दिन पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी कारण होता है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी जो होती है चक्कर, वो 24 घंटे में ना लगा करके कुछ मिनट पहले ही मतलब कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है? तो हाल ही में आपको पता होगा कि जो अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है न्यू राष्ट्रपति हमारे प्यारे भारत की, तो वो भी एक जनजाति ही है, ठीक है, एसटी जिनको बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यार अगर हम बात करें सबसे बड़ी जनजाति तो वो होती है गोंड। गोंड कहाँ की होती है? बहुत लोग बोलेंगे भील, लेकिन भील सेकंड पर आती है फ्रेंड्स। ये आती है गोंड। गोंड लगभग 12 मिलियन, 12 मिलियन मतलब होता है 1.2 करोड़, यानी कि 1.20 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है। जितनी तो बहुत देश की आबादी भी नहीं होती है उतनी तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की है। एंड भील की भी लगभग इसी के आसपास होती है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में ये ज़्यादातर पाई जाती है एंड यहाँ की बहुत ही पुरानी जनजाति भी है गोंड, ठीक है। कहाँ की? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2000 से पहले सेम थे, लेकिन उसके बाद उनका अलग कर दिया गया उन दोनों को। 10 प्रसिद्ध ग्रीवन कहाँ पाया जाता है? आपने एक सुना होगा शिशिरना फिर ग्रीवन में, ठीक है, आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? तो अगर हम बात करें ग्रीवन की, तो ग्रीवन फ्रेंड्स ये है गुजरात में एंड ग्रीवन नेशनल पार्क भी, गिरी नेशनल पार्क भी है, तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात यार एक अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। गुजरात के बारे में अगर मैं कुछ फैक्ट बताऊं तो जितना भारत ग्रो कर रहा है उससे काफ़ी कई गुना तेज़ी से गुजरात तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तभी भारत का एवरेज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ जो प्रदेश हैं तो बहुत कम ग्रो कर रहे हैं, तो बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी यानी कि साइलेंस वैली किस घाटी में स्थित है? वैली मतलब घाटी होता है, साइलेंट मतलब शांत। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में, मिजोरम में, कर्नाटक में, गुजरात में? अगर हम बात करें फ्रेंड्स शांत घाटी की, तो वो स्थित है कहाँ पर? केरल में। केरल किस तरफ है? केरल भैया इस तरफ है। मैं यार नक्शा बना ही देता हूँ, ठीक है, ये बढ़िया तरीका होता है नक्शा बनाने का। तो इस तरफ केरल है, यहीं पर है शांत घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कर रहे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अगेन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट को ये लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है वो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करके इसके पहले जो पीडीएफ है वो देख लीजिए क्वेश्चन पेपर की, इसके मतलब प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इजी है या फिर टफ है। एंड ये केवल और केवल जनरल नॉलेज होता है। जैसे कि CUET PG में जनरल नॉलेज आता है 25 नंबर का, तो उसमें किसी में मतलब केवल जनरल नॉलेज होता है, किसी में जनरल नॉलेज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जैसे LLB होता है तो उसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो यार ये केवल और केवल जनरल नॉलेज वालों के लिए ही है, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, हालांकि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, मैंने पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है, माउंट एवरेस्ट है, K2 गार्डविन आइंस्टीन है। लेकिन भाई ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों भारत के अभी मौजूदा जो अधिकार क्षेत्र है उसमें नहीं आते हैं। तो फिर कौन है? तो फिर है भैया कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जिसको बोलते हैं ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। सेकंड हाईएस्ट चोटी है नंदा देवी चोटी, ठीक है, जो कि सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा। सिक्किम में लगभग ज़्यादातर जो चोटी है ऊंची उसी तरफ पड़ती है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील आपको बताना है कि किस क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में? देख लेना यार, झील से अगर एक में से मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यार कुछ जैसे लोनार झील, हाँ अभी कुछ साल मतलब अभी लगभग कुछ समय पहले ये काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो गया था। तो बताना है कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है भैया महाराष्ट्र में। एंड ये जानते हो कैसे बनी थी? ये झील बनाया नहीं गया था, ये इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे से बना था। बताइए कैसे? ये भैया बना था, एस्ट्रॉयड टकरा गया था मतलब पृथ्वी पर, तो ये बन गया था। मतलब महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर एस्ट्रॉयड गिरा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर इतना गड्ढा हो गया कि ये पूरा झील ही बन गया, ठीक है। तो यार सोचो कितना पहले, मतलब काफ़ी पहले वैसे गिरा था, नहीं तो आपको तो पता ही होता करंट अगर न्यूज़ होती तो बहुत पहले ये था, ठीक है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार का तट, कोरोमंडल का तट, ए और बी दोनों? नहीं भैया, ए और बी दोनों नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लेते हैं कि इसको बोलते हैं मालाबार का तट एंड इसको बोलते हैं कोरोमंडल का तट। सॉरी यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, केरल यहाँ पर है ना ऐसे। आई एम रियली सॉरी गाइज, बट मुझे केरल का तो मैं बता दे रहा हूँ,
यार मुझे ना यहाँ पर आकर दोनों में ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। प्लीज़ अगर किसी को भी कंफर्म है तो क्लियर कर दीजिए। मैं वैसे केरल का तो बता ही देता हूँ। केरल का जो मतलब तट है वो तो मालाबार तट होगा ही होगा, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज भी एक होता है, उसी से भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो प्लीज़ बताइए कि पूर्वी तट को क्या पूर्वी तट को कोरोमंडल बोलते हैं कि पश्चिमी तट को बोलते हैं? प्लीज़ कंफर्म करके बता दीजिए। एंड यार अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा जरूर, एंड अगर अच्छे रहेंगे तो मैं उसको लाइक भी कर दूंगा। तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करके बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है भैया? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में या फिर कच्छ की खाड़ी में? तो भैया जो लक्षद्वीप समूह है वो स्थित है यहाँ पर, मतलब कि अरब सागर में। वैसे तो आता है हिंद महासागर में, लेकिन हिंद महासागर मतलब यहाँ पर अगर जो पूछता है, जो सबसे छोटा रहता है, अगर कोई जगह पूछता है तो जो सबसे छोटा जगह रहता है उसका नाम बताना होता है। तो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। हिंद महासागर आपको नहीं करना है, वैसे तो है हिंद महासागर में, लेकिन हिंद महासागर के अंदर अरब सागर में है, तो अरब सागर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर है, ठीक है, इस तरफ। तो भारत के पश्चिमी तरफ है अरब सागर में, किसके अंतर्गत? हिंद महासागर के अंतर्गत। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी भी जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे एग्जैक्ट होता है, उसी का आंसर देना होता है आप सभी को। यहाँ से शुरू हो जाएंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, एंड 17 से लगभग 22 तक हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। तो 5 से 6 क्वेश्चन है, देख लेना अगर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन चाहिए तो, क्योंकि पॉलिटी भी पूछी जाती है, डेफिनेटली पूछी ही जाती है, क्योंकि जो पॉलिटी होती है वो लगभग थोड़े बहुत कभी कभी हिस्ट्री से भी रिलेट कर जाती है, 1947-48 के आसपास। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि संविधान अपना कब लागू हुआ या फिर संविधान कब अपनाया गया, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। संविधान की व्याख्या कौन करता है? मतलब संविधान तो लिख दिया गया, तो उसकी व्याख्या कौन करता है कि संविधान में क्या क्या कहा गया है? तो भैया न्यायपालिका करती है, कार्यपालिका संसद करती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, ए और बी दोनों देखकर ऑप्शन तुरंत बच्चे ए और बी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है यार। ए और बी नहीं होगा, कार्यपालिका संसद भी नहीं होगा, न्यायपालिका होगा। कार्यपालिका नाम से ही पता चल रहा है कि संविधान में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं केवल उसका कार्य करना है, उसको कोई भी जस्टिस नहीं देना है यहाँ पर, उसको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। तो एक्सप्लेनेशन कौन करता है? एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करता है भैया न्यायपालिका, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो यहाँ पर न्याय करती है। जैसे मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार है, कोई अगर केस चला गया तो वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी फैक्ट होगा, वो न्यायपालिका क्लियर करेगा। एंड अगर कोई भी कानून भी बन जाता है तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकता है, क्योंकि अगर वो कह दे कि संविधान के ये मूल ढांचे को डैमेज कर रहा है, तो ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी काफ़ी पावर होती है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस मतलब भैया उच्च सदन, ठीक है। उच्च सदन, निम्न सदन, मैंने यार कितनी बार बताया अपने वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, लगभग मैंने 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन करा दिए होंगे आपको, लेकिन आप जितने भी बार क्वेश्चन देखे होंगे इस टाइप के, आप समझ नहीं पाए, मजा तो फिर समझ लिए होंगे, लेकिन यार आपको थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी कि यार अपर हाउस अभी क्या आ गया नया शब्द। तो अगर हम बात करें उच्च सदन की, तो क्या बोलते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों तो नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। लोकसभा नहीं हो सकता क्योंकि ये विघटन होता है, ये निम्न सदन होता है, एंड इसका हर 5 साल में विघटन होता है। तो राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? तो लोकसभा के पास होती है, एंड राज्यसभा के पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी विधेयक पारित करना है तो अगर लोकसभा पास कर दे एंड राज्यसभा रिजेक्ट कर दे, तो फिर लोकसभा संयुक्त बैठक बुलाकर इसे पास भी कर सकता है। एंड धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में पारित हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये भी एक फैक्टर है, मतलब धन विधेयक लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित ही नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बताया था कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन बुलाता है, मतलब अगर कोई भी संयुक्त सत्र है तो उसको कौन बुला सकता है, तो उसमें तो राष्ट्रपति था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, कौन बुलाता है ये नहीं पूछ रहा है, कौन अध्यक्षता करता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भैया राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैसे इनमें से कोई नहीं होगा, तो करता कौन है भैया? लोकसभा का सभापति करता है, ठीक है। सभापति नहीं होते लोकसभा में, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। तो भैया लोकसभा का सभापति करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लोकसभा का सभापति कौन होता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उप प्रधानमंत्री होता है, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, फाइनेंस कमीशन जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, प्रधानमंत्री करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। तो प्रधानमंत्री लगभग किसी की भी नियुक्ति नहीं करता है, वो भले ही सब कुछ करता है, लेकिन अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव से काम आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री के अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री सलाह देता है। ठीक है, संविधान आर्टिकल 75(6) के आसपास कहा गया। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय भी नहीं करता है, संसद भी नहीं करता है। तो राष्ट्रपति लगभग जितने भी हाई पोस्ट हैं, जो जैसे ग्रेड ए की जो वैकेंसी होती है, यूपीएससी होती है या फिर कोई और एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसमें जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है, मतलब फाइनल जो होता है प्रोसेस वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। यहाँ पर यार 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, ध्यान देना, लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या फिर 26 नवंबर 1950 को। अगर हम बात करें लागू तो ये भैया हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान अपनाया कब गया था, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 नवंबर 1950 को या फिर 26 जनवरी 1949 को। अगर हम बात करें कब अपनाया गया था तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था क्या, भारतीय संविधान। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। एंड यार ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो जिसका एग्जाम आज है वो देख रहा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड यार जिनका एग्जाम बाद में भी है, क्योंकि 7 तारीख तक एग्जाम है एंड कल लगातार एग्जाम ही है, तो सभी लोग अच्छे से देखना। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।